गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और दोस्तों मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है दोस्तों अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। जो क्लास है आपके लिए दोस्तों रेगुलर कराई जा रही हैं वो आप ले रहे होंगे दोस्तों। तो जो कंटेंट है वो भी आपको पसंद आ रहा होगा दोस्तों। तो दोस्तों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो चीज़ मैं आपके लिए करा रहा हूँ, जो कंटेंट मैं आपके लिए दे रहा हूँ, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप ये इस कंटेंट का दोस्तों नोट्स बना रहे हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि नोट्स को रेगुलर रिवाइज अवश्य किया करें। क्योंकि दोस्तों ये कंटेंट जो मैं आपके लिए उपलब्ध करा रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट कंटेंट है दोस्तों। और मेरी गारंटी ये है दोस्तों, और हर वीडियो में मुझे कहना पड़ता है, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए एक बार फिर बोल रहा हूँ दोस्तों कि एक बार अगर ये कंटेंट आप कंप्लीट कर लेते हो साइंस के लिए, तो गारंटी मेरी है दोस्तों, इससे बाहर कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में आपको साइंस देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो कंटेंट को इस तरह से करें दोस्तों, कभी भी आपको भविष्य में कहीं पर भी जो है साइंस पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। और ये कब होगा जो दोस्तों, जब आप कंटेंट को अच्छी तरह से नोट बनाओगे, उनको दोस्तों रिवाइज करोगे, रेगुलर रिवाइज करोगे समय समय पर। ऐसा नहीं है एक बार आपने याद किया, पढ़ लिया, छोड़ दिया। नहीं दोस्तों, अच्छी तरह से हर चीज़ रिवाइज करनी है और रेगुलरिटी बना कर रखनी है आपको। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों कंटेंट आपका तभी कंप्लीट होगा जब आप रेगुलरिटी बना कर रखोगे, समझोगे कंटेंट को। तो आपको पता है दोस्तों हमारी फिजिक्स की क्लासें चल रही हैं, और जिसमें दोस्तों हमारा लाइट वाला जो चैप्टर था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। और लाइट से सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों आपके दर्पण और लेंस से रिलेटेड। तो दोस्तों जो जैसे दर्पण हुआ, ठीक है, लेंस हुआ, इनके न्यूमेरिकल जो चीज़ें हैं दोस्तों, जो न्यूमेरिकल हर टॉपिक से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। और जो न्यूमेरिकल हैं दोस्तों उनका हम अलग से एक सीरीज चलाएंगे जैसे ही आपकी साइंस कंप्लीट होती है। तो उसमें दोस्तों हर चैप्टर का न्यूमेरिकल आपको कराने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं दोस्तों ये आपके लिए थ्योरी करा दी और मैंने सारी चीज़ें छोड़ दी, फिर आपको कुछ कराना ही नहीं है। नहीं दोस्तों, न्यूमेरिकल भी कराने हैं, फिर उसके बाद दोस्तों आपके प्रैक्टिस सेट चलेंगे। रेगुलर न्यूमेरिकल अलग कराने हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर दोस्तों जैसे ALP CVT 1 का एग्जाम हो उसके न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं आपके, उसके जो बेसिक जो साइंस पूछी गई है ALP CVT 1 में वो आपके लिए कराने वाला हूँ। ग्रुप डी की साइंस कराने वाला हूँ, JEE की भी साइंस कराने वाला हूँ कि किस प्रकार की साइंस वहाँ पर पूछी गई है। सारे के सारे एग्जाम जो हैं रेलवे के दोस्तों उनके प्रैक्टिस सेट आपके लिए कराने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो कमी कहीं नहीं होगी दोस्तों, बशर्ते तैयारी आपको बेस्ट करनी है। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फिजिक्स का ही साउंड एंड वेव्स, यानी दोस्तों ध्वनि और तरंग। इसमें हम समझेंगे दोस्तों हमारी जो ध्वनि है वह किस प्रकार से जो है दोस्तों एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसका स्थानांतरण होता है। कैसे हम दोस्तों एक दूसरे की, जो मान लीजिए दोस्तों दो पर्सन हैं, कोई दो व्यक्ति हैं, वो कैसे एक दूसरे को अपनी ध्वनि को सुनते हैं, ऐसा क्या होता है दोस्तों। और ध्वनि किस प्रकार की तरंगें हैं, और अन्य भी किसी प्रकार की तरंगें हैं, जैसे दोस्तों ध्वनि तरंगें होती हैं। ठीक है, ये किस प्रकार की तरंगें हैं इनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और दोस्तों जिन स्टूडेंटों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों हाथ जोड़कर कि दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें, चैनल को, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं टॉपिक को। और सबसे पहले हम समझेंगे दोस्तों कि ध्वनि जो है होती है, यानी तरंग जो होती है, ये है क्या, किसे कहते हैं तरंग। तो इसे फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पर दिया गया है दोस्तों कि किसी माध्यम या क्षेत्र में उत्पन्न विक्षोभ या हलचल तरंग कहलाती है या लहर कहलाती है। जैसे मान लीजिए दोस्तों एक कोई जो है दोस्तों आपके पास मान लीजिए कोई दोस्तों ड्रम है और उसमें पानी भरा हुआ है, तो आप कभी थोड़ा सा भी टच करोगे ना आप ड्रम को, या फिर उसे बजाओगे साइड से। जैसे मान लीजिए दोस्तों ये कोई ड्रम है आपके पास, ठीक है दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, मान लीजिए ये कोई ड्रम है, ठीक है दोस्तों, और ये मान लीजिए दोस्तों पानी से आपका भरा हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये पानी से भरा हुआ है इतना आपका। अब इसमें प्रेजेंट में कोई हलचल नहीं है, लेकिन जैसे ही आप इसे इधर साइड से ड्रम को बजाते हो तो थोड़ा सा क्या है दोस्तों आपको कंपन देखने को मिलेगा।
और जो कंपन जो पैदा हुआ है उसमें आपके ड्रम के बजाने से, या ड्रम के इस पानी में मान लीजिए आपने कोई कंकड़ डाला दोस्तों, ठीक है, इस पानी में अंदर कोई कंकड़ डाला, उस कंकड़ की वजह से जो उसमें पानी के जो मॉलिक्यूल हैं, जो कण हैं, उनमें जो डिस्टर्ब हुआ है, और इस डिस्टर्बेंस के कारण जो एक तरह से जो लहर देखने को मिलती है, वही दोस्तों आपकी तरंग कहलाती है। तो इस प्रकार से दोस्तों तरंग जो है कार्य करती है, और इसी तरंग के माध्यम से दोस्तों ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होती है, तो वो भी हम समझेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों तरंग किसे कहते हैं। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, कणों से घिरा हुआ कोई क्षेत्र माध्यम कहलाता है। जैसे दोस्तों पानी है, तो पानी भी तो कोई माध्यम है भाई, तरंग के लिए तो माध्यम है कि पानी में बहुत सारे मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, कण पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, जिस क्षेत्र में किसी प्रकार के कण नहीं होते उसे दोस्तों निर्वात कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों, जिस माध्यम में कण पास पास हो उसे दोस्तों सघन माध्यम, और जिस माध्यम में दोस्तों कण दूर दूर हो उसे विरल माध्यम कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, आपको समझ में आ गए होंगे दोस्तों कि तरंग कहते किससे हैं। ठीक है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे आपको याद रखना है दोस्तों, अगला पॉइंट है कि किसी माध्यम में निम्न प्रकार के गुण पाए जाते हैं। जैसे कोई भी माध्यम है दोस्तों, चाहे पानी हुआ, चाहे ठोस माध्यम हुआ, चाहे तरल जो है दोस्तों द्रव माध्यम हुआ, या गैसेस माध्यम हुआ, कोई भी माध्यम हुआ, उसमें निम्न प्रकार के गुण होने चाहिए, यानी निम्न प्रकार के गुण पाए जाते हैं। जिसमें पहला गुण पाया जाता है दोस्तों प्रत्यास्थता का, यानी दोस्तों किसी पदार्थ पर बल लगने पर उसके स्वरूप में परिवर्तन होना, और बल हटाने पर पुनः उसी अवस्था में आ जाना प्रत्यास्थता कहलाता है। ठीक है दोस्तों। मान लीजिए दोस्तों आपके पास कोई रबड़ है, ये स्प्रिंग है, आपने इसे खींचा, ये स्प्रिंग है दोस्तों, मान लीजिए, एक मिनट दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों ये कोई स्प्रिंग है, ठीक है दोस्तों, और इसे आपने खींचा, तो खिंचकर ये इतनी लंबी होगी मान लीजिए, और जैसे आप छोड़ोगे फिर उसी अवस्था में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों। तो ये है दोस्तों प्रत्यास्थता का गुण कहलाता है। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। एक होता है दोस्तों घनत्व, यानी कोई भी माध्यम है उसका डेंसिटी होगा, घनत्व होगा। जैसे दोस्तों ये आपका कोई ठोस माध्यम है, ठीक है, ये द्रव वाला माध्यम है, और ये गैसेस वाला माध्यम है। अब होता क्या है दोस्तों, ठोस में पाषाण अणु पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। जितना भी ठोस माध्यम है वो सघन होगा तभी तो ठोस है। तो उसमें कण सघन क्यों है दोस्तों, क्योंकि उसमें जो मॉलिक्यूल है, जो कण हैं, वो पास पास हैं। द्रव में थोड़ा दूर दूर पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, ये आपका द्रव है। अब बात करें गैस की, तो गैस में इससे भी और ज़्यादा दूर पाए जाएंगे। मान लीजिए एक कण यहाँ है, एक कण यहाँ है, एक कण यहाँ है, इस प्रकार से। तो ये गैस माध्यम हुआ। गैस में जो है दोस्तों सघनता कम पाई जाती है, और ठोस में सघनता ज़्यादा पाई जाती है। और जिसमें सघनता ज़्यादा वो ठोस माध्यम, जिसमें सघनता है दोस्तों सबसे कम पाई जाती है, उसे दोस्तों विरल माध्यम कहते हैं। और विरल माध्यम में दोस्तों आपके द्रव और गैस दोनों आते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। तो डेंसिटी आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं दोस्तों जड़त्व की। अवस्था परिवर्तन का विरोध करने वाला गुण जो होता है दोस्तों वो क्या कहलाता है दोस्तों, जड़त्व। और जड़त्व किस पर निर्भर करता है, अगर आपको ध्यान हो दोस्तों, मैंने आपको पढ़ाया था गति और वेग वाले चाल और वेग वाले चैप्टर में, कि जड़त्व जो है हमारे द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जिसका ज़्यादा द्रव्यमान, जिस पदार्थ का जितना द्रव्यमान, उस पदार्थ का जड़त्व भी उतना ही मिलेगा। जिसका ज़्यादा द्रव्यमान होगा उसका जड़त्व भी ज़्यादा होगा। ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों, एक ताप होता है, किसी माध्यम का ताप तो पाया ही जाता है दोस्तों। अगला पॉइंट आपको याद रखना है, जब किसी माध्यम के कण को बाह्य बल लगाकर डिस्टर्ब किया जाता है तो वह कण अन्य कणों से टकराता है, जिससे माध्यम में विक्षोभ उत्पन्न होता है, और इसे ही हम दोस्तों क्या कहते हैं, तरंग संचरण कहते हैं, जो कि मैं पहले ही आपके लिए बता चुका हूँ। आगे हम बात करते हैं दोस्तों तरंग संचरण के द्वारा माध्यम के कण स्थानांतरित नहीं होते, क्योंकि वे प्रत्यास्थ के गुण के कारण अपनी पूर्व अवस्था में ही आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पर आपके लिए समझाया था, मान लीजिए दोस्तों ये कंकड़ है, ये कोई ड्रम है दोस्तों। फिर दोबारा समझा देता हूँ, एक मिनट दोस्तों, मैं यहाँ पर आपके लिए दोबारा समझा देता हूँ। ठीक है दोस्तों। ये मान लीजिए दोस्तों मैंने यहाँ पर ख़त्म किया। अब बात करते हैं दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों ये कोई ड्रम है, ठीक है दोस्तों,
इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये मान लीजिए दोस्तों इतना भरा हुआ है। आपने इसमें कंकड़ डाला तो पानी के जो मॉलिक्यूल हैं, जो कण हैं, उनमें डिस्टर्बेंस हुआ, उसमें तरंग उत्पन्न हुई। और जैसे ही कंकड़ जो है दोस्तों नीचे बैठता है, वो अपनी शांत अवस्था में आता है और जो है पानी के जो मॉलिक्यूल हैं, जो कण हैं, उनका डिस्टर्बेंस उस कंकड़ द्वारा जो डाला गया है उसके द्वारा जो डिस्टर्बेंस हुआ है वो धीरे धीरे खत्म होता है। और क्या होता है दोस्तों, जो पानी हमारा पुनः उसी अवस्था में आ जाता है। यानी लहर जो चलती है, तरंग जो उत्पन्न होती है, वह समाप्त हो जाती है धीरे धीरे समय के साथ। तो वही चीज़ यहाँ पर कही गई है दोस्तों कि तरंग संचरण के माध्यम से तरंग संचरण के द्वारा माध्यम के कण स्थानांतरित नहीं होते, क्योंकि प्रत्यास्थ गुण के कारण अपनी पूर्व अवस्था में आ जाते हैं। स्थानांतरण मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते, पुनः उसी अवस्था में आ जाते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, चलिए बात करते हैं दोस्तों तरंग के गुणों के बारे में, कि तरंग में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं जिसके कारण हम उसे दोस्तों तरंग कह रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तरंग क्यों कह रहे हैं, ऐसा क्या गुण पाया जाता है उसमें। तो पहला पाया जाता है दोस्तों तरंग दैर्ध्य, यानी तरंग की लंबाई, वेवलेंथ जिसे हम कहते हैं। और वेवलेंथ किसे कहते हैं दोस्तों, किसी तरंग द्वारा एक कंपन में तय की गई दूरी, किसी तरंग द्वारा एक कंपन में तय की गई दूरी क्या कहलाता है दोस्तों, तरंग दैर्ध्य या तरंग की लंबाई, जिसे हम दोस्तों लैम्डा से दर्शाते हैं। अगला है आपका दोस्तों आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। और किसी तरंग द्वारा प्रति सेकंड तय किए गए कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं हम दोस्तों, यानी एक सेकंड में कितने कंपन तय किए गए, उन कंपनों की संख्या क्या है, वो कहलाती है आपकी आवृत्ति। और चाल कहलाता है दोस्तों तरंग की चाल जो है वो, या वेग किसे कहते हैं दोस्तों, वेग किसे कहते हैं दोस्तों, मतलब जो कंपन हुए हैं दोस्तों, किसी पदार्थ में जो कंपन हुए हैं, जो डिस्टरबेंस हुआ है और जो कंपन उत्पन्न हुए हैं, उन कंपनों के द्वारा कितनी दूरी तय की गई, उसे हम दोस्तों क्या कहते हैं दोस्तों, तरंग की चाल। यानी दोस्तों तरंग दैर्ध्य और कंपनों की संख्या यानी आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य का गुणनफल ही आपका दोस्तों चाल यानी वेग कहलाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। आगे इंपॉर्टेंट है दोस्तों आयाम, यानी दोस्तों एम्पलीट्यूड जिसे हम कहते हैं, एम्पलीट्यूड यानी आयाम। तो आयाम क्या है दोस्तों, किसी तरंग द्वारा, देखिए दोस्तों तरंग आपको समझ में आया, कंपन द्वारा तय की गई दूरी तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति कंपनों की संख्या, चाल कंपनों की संख्या इंटू तरंग दैर्ध्य द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है, आयाम किसे कहते हैं दोस्तों, तो आयाम कहते हैं दोस्तों किसी तरंग द्वारा माध्य स्थिति से तय किया गया अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। और तरंग की तीव्रता जो है दोस्तों तीव्रता, ठीक है दोस्तों, तरंग की तीव्रता जो है दोस्तों एक मिनट दोस्तों, तरंग की तीव्रता जो है दोस्तों आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। आई का मतलब है दोस्तों तरंग की तीव्रता, और ये किसके समानुपाती होती है दोस्तों, आयाम के वर्ग के समानुपाती। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये दोस्तों तरंग के गुण थे। और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करते चलें, शेयर करते चलो। जिन स्टूडेंटों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और अपने हर फ्रेंड सर्कल में दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों माध्यम की आवश्यकता के आधार पर जो तरंगें हैं आपकी दो प्रकार की होती हैं। एक होती है दोस्तों प्रत्यास्थ तरंगें यानी दोस्तों यांत्रिक तरंगें, क्योंकि दोस्तों प्रत्यास्थ तरंगें जो हैं इन्हें ही हम यांत्रिक तरंगें कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कौन सी होती हैं दोस्तों, वे तरंगें जिन्हें गति करने के माध्यम की आवश्यकता होती है उन्हें यांत्रिक तरंग कहते हैं। यानी वे तरंगें जिन्हें गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता हो उसे कहते हैं दोस्तों यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग यानी दोस्तों प्रत्यास्थ तरंग, ये निर्वात में संचरित नहीं हो सकती। जो आपकी यांत्रिक तरंग होती हैं यानी प्रत्यास्थ तरंग होती हैं, ये कभी भी निर्वात में संचरित नहीं हो सकती, इन्हें माध्यम की आवश्यकता होती है। इसके एग्जाम्पल क्या हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, ये आपको याद रखने हैं। ये इनके एग्जाम्पल हैं।
जैसे पहला है दोस्तों ध्वनि तरंग, भूकंप की तरंगें, डोरी की तरंगें, स्प्रिंग की तरंगें, पानी में उत्पन्न तरंगें, सारी की सारी आपकी क्या है दोस्तों, प्रत्यास्थ यानी दोस्तों यांत्रिक तरंगें होती हैं। अब चलिए दोस्तों अगला प्रकार देखते हैं। अगला प्रकार है दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंगें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। किन्हें कहते हैं दोस्तों? इन तरंगों को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये निर्वात में संचरित हो सकती हैं। और इसके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं दोस्तों, प्रकाश तरंगें, ऊष्मीय तरंगें, परावैंगनिक तरंग, एक्स किरणें, अवरक्त किरणें। आपने कभी दोस्तों प्रकाश को देखा है कि वो किसके माध्यम से आ रहा है? आपको दिखता है क्या? नहीं दिखता ना। खाली आपको बस ये महसूस होता है कि हाँ भाई धूप निकल आई है, तापमान ज़्यादा है, लेकिन आपको ये थोड़ी दिख रहा है कि तापमान ऊपर से कैसे, किस रेखा की किस दिशा में आता है वो दिखाई दे रहा है। आपको दिखता है क्या? नहीं दिखता। आगे आपको याद रखना है दोस्तों, कंपन के आधार पर भी तरंग के दो प्रकार की होती हैं। किसके आधार पर दोस्तों? कंपन के आधार पर। तो चलिए दोस्तों उन्हें भी देखते हैं। कंपन के आधार पर तरंगें दो प्रकार की होती हैं। एक तो अनुप्रस्थ तरंग होती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों अनुप्रस्थ तरंगें, जो कंपन के आधार पर होती हैं, दो प्रकार की। इसमें पहला है दोस्तों अनुप्रस्थ तरंग। तो अनुप्रस्थ तरंग दोस्तों क्या है? ऐसी तरंगें जिनमें कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत हो। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए तरंग आपकी इस प्रकार से जा रही है। जैसे कि दोस्तों एक मिनट, ये कोई आपका जो है दोस्तों, ये इस प्रकार से तरंग बहती जा रही है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर क्या बोला है दोस्तों? देखिए दोस्तों, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ऐसी तरंगें जिनमें कंपन तरंग संचरण की दिशा में हो, दिशा की सॉरी दोस्तों लंबवत हो। ऐसी तरंगें जिनमें कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत हो। यानी दोस्तों तरंग का संचरण इस दिशा में है, और तरंग कैसे है दोस्तों? इस प्रकार। आपने इसी प्रकार तो डाला तो ये इसके लंबवत हुआ। ठीक है दोस्तों, तो यही इसमें ये कहना चाहता है कि कहाँ है दोस्तों, एक मिनट। ऐसी तरंगें जिनमें कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत हो उन्हें अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। अगला पॉइंट आपको याद रखना है, सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगें अनुप्रस्थ तरंग होती हैं जो निर्वात में संचरित हो सकती हैं। ये ठोसों में उत्पन्न होती हैं, द्रवों में केवल सतह पर उत्पन्न होती हैं ये केवल, और द्रव के अंदर ये उत्पन्न नहीं हो सकती। गैसों में अनुप्रस्थ तरंगें नहीं पाई जाती हैं, ये आपको याद रखना है। और डोरी में भी दोस्तों, डोरी में उत्पन्न जो तरंगें होती है दोस्तों वो अनुप्रस्थ भी होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, ये है मान लीजिए दोस्तों, ये कोई आपकी तरंग है, ये इस प्रकार से तरंग जो है दोस्तों चल रही है। ठीक है दोस्तों, ये इसका मिड पॉइंट है। तो इससे जो ये जो ऊंचाई है दोस्तों तरंग की, और ये ऊंचाई है दोस्तों, ये ऊंचाइयाँ जो होती है ना दोस्तों, ये शीर्ष शीर्ष जो होता है दो तरंगों का शीर्ष जो है दोस्तों वो वेवलेंथ कहलाता है। ठीक है, और ये इन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? हम क्रस्ट यानी सुरंग। ठीक है दोस्तों, क्रस्ट इन्हें हम बोलते हैं यानी सुरंग, और ये वेवलेंथ है दोस्तों। ठीक है, और इन्हें बोलते हैं दोस्तों रूट यानी जड़। यानी दोस्तों दो क्रस्टों के बीच की दूरी वेवलेंथ कहलाती है, और दो रूटों के बीच की दूरी जो है दोस्तों वेवलेंथ कहलाती है। तो ये चीज़ आपको जरूर याद रखनी है। अब चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है माध्य स्थिति से ऊपर की अधिकतम विस्थापन को सुरंग कहते हैं, जो कि मैं आपके लिए बता चुका हूँ। जबकि नीचे के क्या कहते हैं दोस्तों? हम गर्त यानी ट्रफ। विस्थापन को नीचे जो है ये आपका, देखिए दोस्तों, ये आपका सुरंग कहलाएगा, ये आपका गर्त कहलाएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं दोस्तों, दो क्रमागत सुरंगों के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य के बराबर होती है। दो गर्तों के बीच की दूरी भी तरंग दैर्ध्य के बराबर होती है। दो क्रमागत सुरंग एवं गर्त के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य की हमेशा क्या होती है दोस्तों? आधी होती है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखनी है। अब चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों अनुदैर्ध्य तरंगों के बारे में। अब अनुदैर्ध्य तरंगें क्या होती हैं दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, वे तरंगें जिनमें कंपन तरंग संचरण की दिशा में अथवा लंबाई के अनुदिश हो उसे दोस्तों अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल क्या है दोस्तों?
ये ठोस, द्रव, गैस तीनों में संचरित होती हैं अनुदैर्ध्य तरंगें। और इसके एग्जाम्पल हैं दोस्तों ध्वनि तरंगें, पानी में उत्पन्न तरंगें, गैसों में उत्पन्न तरंगें। ये जितनी भी तरंगें हैं ये आपकी अनुदैर्ध्य तरंगें कहलाती हैं। अगला पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों कि ये तरंगें संपीड़न एवं विरलन के माध्यम से संचरित करती हैं। यानी जब तरंग सिकुड़ती हैं तो उसे संपीड़न कहते हैं, और जब तरंग फैलती है तो उसे विरलन कहते हैं। तो दोस्तों अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि दो क्रमागत संपीड़नों के बीच की दूरी को भी हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं, और दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी को भी हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं। जैसे दोस्तों आगे मैं देखिए आपके लिए समझा देता हूँ। यानी दो क्रमागत संपीड़नों के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य, और दो विरलनों के बीच की दूरी भी तरंग दैर्ध्य, और दो क्रमागत संपीड़न व विरलन के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तरंग दैर्ध्य का आधा होती है। जैसे जैसे दोस्तों ये विरलन है, जो जितना गैप दिखाई दे रहा है ना आपका, ये तो है विरलन यानी रिफ्लेक्शन। और कंप्रेशन यानी दोस्तों संपीड़न, जो ये कम गैस दिखाई दे रहा है ना ये वाला, ये है आपका संपीड़न। तो ये दो संपीड़नों के बीच की दूरी आपकी क्या कहलाएगी? वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य। और दो विरलनों के बीच की दूरी भी आपकी क्या कहलाएगी? यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये भी आपकी जो है वेवलेंथ कहलाएगी यानी तरंग दैर्ध्य कहलाएगी। यानी दो संपीड़नों के बीच की दूरी भी तरंग दैर्ध्य, दो विरलनों के बीच की भी दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाएगी आपकी। तो ये होता है दोस्तों संपीड़न और विरलन, आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। ऊर्जा के संचरण के आधार पर तरंगें दो प्रकार की होती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों किसके आधार पर? ऊर्जा के संचरण के आधार पर तरंगें कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। जिसमें पहली है दोस्तों प्रगामी तरंगें या प्रोग्रेसिव वेव्स जिन्हें हम कहते हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, जब हम किसी माध्यम में लगातार तरंगें उत्पन्न करते हैं तो माध्यम के कण अपने अपने स्थान पर साम्य स्थिति के दोनों ओर लगातार कंपन करने लगते हैं तथा विक्षोभ आगे बढ़ता रहता है, और इस प्रकार माध्यम में उत्पन्न हुए विक्षोभ को समतल प्रगामी तरंग कहते हैं, और ये तरंगें एक ही तल पर आगे बढ़ती हैं। जैसे दोस्तों तालाब की सतह पर उत्पन्न तरंगें, या फिर दोस्तों डोरी में उत्पन्न तरंग। ठीक है, तो ये प्रगामी तरंगें हैं, तालाब में उत्पन्न तरंगें, डोरी में उत्पन्न तरंगें। अगला पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों, इन तरंगों में प्रत्येक कण कंपन करता हुआ अपनी ऊर्जा से आगे के कणों में स्थानांतरित करता है, इसलिए इन तरंगों द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। कौन सी तरंगों के द्वारा दोस्तों? प्रगामी तरंगों के द्वारा। और इनके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं दोस्तों कि ऊर्जा स्थानांतरण करने वाली तरंगें कौन कौन सी हैं? एक तो तालाब की सतह पर उत्पन्न तरंगें और डोरी में उत्पन्न तरंगें, इन्हें ही दोस्तों हम प्रगामी तरंगें कहते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों, और आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, शेयर कर दें। ठीक है, अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम अप्रगामी तरंगें यानी स्टेशनरी वेव्स। अब ये क्या है दोस्तों? तो सबसे पहला पॉइंट इनमें आपको याद रखना है अप्रगामी तरंगों के बारे में कि जब समान आवृत्ति समान आयाम की दो प्रगामी तरंगें किसी बद्ध माध्यम में समान चाल से एक ही रेखा में विपरीत दिशाओं से आकर अध्यारोपण करती हैं तो उत्पन्न हुई तरंग माध्यम में स्थिर प्रतीत होती है, और इन्हीं तरंगों को हम क्या कहते हैं दोस्तों? अप्रगामी तरंग। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, ये तरंगें अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार की होती हैं। यानी दोस्तों ये अप्रगामी जो तरंगें हैं ये अनुदैर्ध्य भी हो सकती हैं और अनुप्रस्थ भी हो सकती हैं। जैसे दोस्तों इसके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, जैसे तार में उत्पन्न तरंगें, बायलन, एकतारा आदि की डोरियों में अनुप्रस्थ और अप्रगामी तरंगें दोनों प्रकार की तरंगें बनती हैं। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं, ये आपको याद रखना है। अब चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं, और अंतिम पॉइंट है दोस्तों अप्रगामी तरंगों के बारे में ही कि ये तरंगें अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार की होती हैं। ये एकतारा, बायलन, सितारे, इनमें सभी में जो है दोस्तों इनकी डोरी में जो उत्पन्न तरंगें वे अनुप्रस्थ और अनुप्रस्थ तरंगें और अप्रगामी यानी दोस्तों अनुदैर्ध्य तरंगें दोनों प्रकार की पाई जाती हैं। सॉरी दोस्तों, अनुप्रस्थ तरंगें पाई जाती हैं एकतारा, बायलन और सितार में, जबकि बांसुरी, बिगुल, बीन ये जो आपके वाद्य यंत्र हैं इनमें अनुदैर्ध्य तरंगें पाई जाती हैं जो कि अप्रगामी होती हैं। आगे आपको याद रखना है दोस्तों अप्रगामी तरंगों के बारे में कि अप्रगामी तरंग में ऊर्जा का संचरण नहीं होता, क्योंकि आपतित तरंग के कारण माध्यम के किसी बिंदु पर जितनी ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है उतनी ही ऊर्जा का प्रवाह परावर्तित तरंग के कारण उस बिंदु की विपरीत दिशा में होता है। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर क्या होता है? ऊर्जा का संचरण नहीं होता। ठीक है, तो ये है दोस्तों आपकी अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगें। ध्वनि तरंगें जो हैं कितने प्रकार की होती है, किस प्रकार की होती है, सारी चीज़ें मैंने आपके लिए बता दी हैं।
और कंटेंट अगर आपको पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन स्टूडेंटों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो आज का मैंने आपके लिए समझा दिया है दोस्तों तरंग के बारे में कि तरंग किसे कहते हैं। कल हमारा स्टार्ट होगा दोस्तों ध्वनि, तरंग, सारी चीज़ें मैं तरंग के बारे में सारी चीज़ें मैंने आपके लिए समझा दी हैं। और मुझे उम्मीद है दोस्तों कंटेंट भी अच्छा लगा होगा, सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अब हम दोस्तों कल हम बात करेंगे, कल जो वीडियो आपके लिए आने वाली है वो आएगी दोस्तों ध्वनि के ऊपर, कि ध्वनि क्या चीज़ है। तो तब तक के लिए दोस्तों आप इंतज़ार करें। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।